there were major changes in the society in different parts of the world. For example, now we heard about democracy, liberty, freedom of expression, freedom of speech, and different ideologies. For example, now there are liberals, radicals, and conservatives. Yes, liberals, radicals, and the conservatives. Who were liberals? Liberals were those who believe in the changes. They were industrialists. According to them, all religions are equal, but they were not democrats because they were not in favor of right of all the people. Especially, they were not in favor of right to women. उन्हें ये लगता था कि महिलाओं को वोट के अधिकार की जरूरत नहीं है. Clear? That radicals were also industrialists. They also believe in changes and they were little bit liberals also, and even they believe in the right to vote to everyone. According to them, everyone should have equal rights. Equality before law, कानून या समानता सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए. Then conservatives believe that changes are not good for the society. But after French Revolution, they realize that changes should be there. Changes तो आएंगे ही क्योंकि प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन आता ही रहता है. और वो ये भी मान रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उससे पहले की जो स्थितियां हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं थी. इट मींस changes should be there, but these changes should not be instant. चेंजेस जो है वो एकदम से नहीं आने चाहिए क्योंकि अगर एकदम से कोई चेंज आता है तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. चेंजेस शुड बी ग्रेजुअल. धीरे धीरे चेंजेस आए और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है वो और बेहतर बन पाएगी. अगर हम एकदम से चीजें चेंज करते हैं तो हमारा कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इट मींस दे वर द पीपल हु बिलीव इन मोनार्शियल सिस्टम, जो ये मानते थे कि मोनार्शियल सिस्टम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, हमारा कल्चर जो है वो रहना चाहिए. अगर हम चेंजेस करते हैं तो हमारे कल्चर के ऊपर कोई इफेक्ट उसका ना. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रीज एंड द सोशल और चेंज इन सोसाइटी. यस, industries and change in society. It was a time period when industrialization was started. Especially if we talk about Russia, यूरोप के अंदर industrialization की शुरुआत हो चुकी थी. Especially in Russia, Saint Petersburg and Moscow were the two major cities where it was started. And it made changes in the life of the people and society also. How? Those who were working in the fields, men, women and children, now they are working in the industries. वो पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो पहले खेतों में काम करते थे अब वो इंडस्ट्रीज में काम करते हुए नजर आ रहे थे. So what were the major changes in the society? Society में क्या चेंज थे? Working hours were more and wages were less. वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे और वेजेस जो है वो बिल्कुल कम थी क्योंकि पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग रैपिडली. सो इट वाज द इनवर्स इफेक्ट ऑन द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही काम लोगों को कम मिलेगा और काम कम मिलेगा तो बेरोजगारी ज्यादा होगी. अनएम्प्लॉयमेंट वाज वाइड स्प्रेड, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और इसके कारण से मजदूरी की दर जो है वो काफी कम थी. तो ये इनवर्स इफेक्ट अगर आ जाते हैं या आ जाता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सोसाइटी, आप लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट वाज वाइड स्प्रेड, पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रैपिड और वर्किंग आवर्स वर वेरी हाई. 10-15 घंटे तक लोगों को काम करना पड़ता था. व्हाइल वेजेस वर वेरी लो और जो मजदूरी थी वो काफी कम थी. ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन as people were moving from villages to cities or towns, तो अनहाइजेनिक कंडीशंस बन रही थी वहां पर. जो साफ सफाई की व्यवस्था थी वो बिल्कुल चौपट हो चुकी थी.
देन नेक्स्ट हो जाता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले अगर हम बात करें रॉबर्ट हॉर्न वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इंडियाना यूएसए के अंदर कोऑपरेटिव्स का गठन किया था, कोऑपरेटिव्स को बनाना शुरू किया था। और उन्होंने ये बिलीव किया कि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो इट विल इंक्रीज आवर इनकम, इससे हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। बट सम थिंकर्स थॉट दैट इट कांट बी डन अ पर्सन। रॉबर्ट हॉर्न ने तो अपने एरिया में ऐसा कर लिया, लेकिन सब जगह पर ये पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स बना देती है तो नो डाउट उसका फायदा जो है वो सब व्यक्तियों को मिलेगा, सब लोगों को मिलेगा। क्योंकि सोशलिस्ट लोग जो थे वो ये मानते थे that capitalist ideology is the main cause of poverty। सोशलिस्ट लोग ये मानते थे कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी वजह से समाज में गरीबी आती है। क्योंकि फैक्ट्रीज में काम करने वाले कौन होते हैं? वर्कर्स। लेकिन प्रॉफिट किसको मिलता है? ऑनर को। सारा का सारा प्रॉफिट किसके हिस्से में जाता है? ऑनर्स को। ये मानते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ नहीं करते, जो भी काम होता है वो वर्कर्स करते हैं और वर्कर्स का सारा शेयर जो है वो इंडस्ट्रीज ले जाते हैं। तो वो ये मानते थे कैपिटलिज्म इज एन सिंस फॉर द सोसाइटी। कैपिटलिज्म जो है पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो समाज के लिए पाप की तरह है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अलग-अलग तरह की इकोनॉमीज हैं दुनिया में, जैसे कि सेंट्रली मिक्स्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरा मार्केट इकोनॉमी। एक वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाते हैं, यानी कि सरकार के पास ही सारी इंडस्ट्रीज होती है, सरकार ही सारी व्यवस्था चलाती है। उसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है सोशल वेलफेयर के ऊपर। चीजें सस्ती होंगी और एक ही तरह की चीजें मिलेंगी ताकि सब लोग उसको खरीद सके, वेरिएशंस नहीं होते। दूसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल इन इंडिया you learn about Reliance as well as other companies। आप अपने देश में इंफोसिस को देखते हैं, रिलायंस को देखते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज को देखते हैं। तो ये एग्जांपल है कि हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो भी हमारे यहाँ पर फॉर्म्स बना रहे हैं। ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट के ऊपर कंसर्न किया जाता है। पर एक तीसरी अर्थव्यवस्था होती है व्हिच इज नोन एज कैपिटलिस्टिक economy। In this economy, major focus on profit और consumer based economy है। क्योंकि जो भी owners होते हैं उनका मेन फोकस क्या होता है? How to earn more and more profit। तो जिस चीज की डिमांड कंज्यूमर करता है ये उसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो सोशलिस्ट ये मानते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट a good kind because in this economy all the profits are earned by the जो इंडस्ट्रीज है वो सारे के सारे प्रॉफिट को अपने पास ले जाते हैं और वर्कर्स को उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। अगर ये सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट रन करेगी तो वर्कर्स को उनका पूरा शेयर मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसके ऊपर फोकस करती है? सोशल वेलफेयर के ऊपर। नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। In Russia we have socialistic type of government. In China also जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किए जाते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म नया विचार था ये। Yes, support for socialism by the 1870s socialist ideas spread through Europe। So जो ये सोशलिज्म का विचार था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। जो आम लोग हैं उनको पता लग गया था कि सोशलिज्म का मतलब क्या है। वो सिस्टम जिसमें कि रिसोर्सेज जो हैं वो वर्कर्स के द्वारा या आम लोगों के द्वारा ऑन किए जाते हैं। सो टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एज इंटरनेशनल बॉडी नेम्ड एज सेकंड इंटरनेशनल। तो वो लोग जो कि सोशलिज्म को फेवर करते थे
Samanai, named as Second International. Why it is named as Second International? एक व्यवस्था तो वो थी जो पूरे दुनिया में तब तक या पूरे यूरोप में फैली हुई थी, नेम्ड एज कैपिटलिस्टिक, क्योंकि उस समय कैपिटलिज्म था। तो एक नई विचारधारा थी सोशलिज्म की। दे हैव मेड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई दे नेम इट एज सेकंड इंटरनेशनल। ये एक दूसरी तरह की दुनिया है जिसमें कि कैपिटलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। An international body, namely as Second International, workers in England and Germany began forming association. अलग-अलग जगह पर अलग-अलग जो वर्कर्स थे या और जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने-अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए ताकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कोई परेशानी ना हो। इवन कि अगर कहीं कुछ गलत होता था तो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ये जो मेंबर्स थे वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। और इसी को लेकर जर्मनी के अंदर एक पार्टी का गठन हुआ विच इज नोन एज एसपीडी या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको लेकर जर्मनी में एक नई पार्टी का गठन हुआ नेम्ड एज Social Democratic Party and helped it to win parliamentary seats by 1905. Socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain. ब्रिटेन के अंदर इसी आइडियोलॉजी को लेकर लेबर पार्टी बनी। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से एक ही आइडियोलॉजी को लेकर पार्टीज का गठन हुआ। However, until 1914, socialists never succeeded in forming a government. देखिए यूरोप के अंदर अलग अलग देशों में सोशलिस्ट पार्टीज बन रही थी, लोग उसको पसंद भी कर रहे थे, वर्कर्स उनके मेंबर्स भी थे, लेकिन 1914 तक भी इलेक्शन में जब इस पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया तो वोट इनको नहीं मिला, इनको सपोर्ट नहीं मिला, पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लोगों का इन पर विश्वास था कि ये सिस्टम बनाएंगे कैसे, सिस्टम को चलाएंगे कैसे। नेक्स्ट द रशियन रेवोल्यूशन। एक पार्ट हमारा खत्म हो गया है, सोशलिज्म इन यूरोप। अब नेक्स्ट पार्ट, ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा कि लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स थे और एक नई आइडियोलॉजी आई सोशलिज्म की। अब हम पढ़ेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन कब और कैसे हुआ। द रशियन एम्पायर इन 1940, at the time of 1914 Russia was ruled by Tsar Nicholas. Here Tsar means king. Tsar का मतलब होता है राजा। Tsar Nicholas was the ruler of Russia. वो डिक्टेटर्स थे और आम जनता की बात को नहीं सुनते थे। उनका राजकाज जो है सारा का सारा उनकी वाइफ जरीना जो है वो संभालती थी और वो जर्मनी से बिलोंग करती थी, यानी कि जर्मनी की राजकुमारी थी। और इन 1940 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included, और उसके अलावा फिनलैंड, Latvia, Lithuania, Estonia और parts of Poland and Ukraine were also part of Russia. यहाँ पर भी रशिया का ही इन्फ्लुएंस था, रशिया का ही शासन था। क्लियर है? Then next, the economy and the society. Majorly, industrialization was started there, और जो रशिया की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान थी। 81% जो पॉपुलेशन है वो या 81% जो है वो एक्सपोर्ट होते थे, एग्रीकल्चर गुड्स जो है उसका एक्सपोर्ट किया जाता था। मेजरली पीपल आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो अगर मौसम ठीक होता था पैदावार बहुत अच्छी होती थी, और अगर मौसम खराब होता था तो पैदावार खत्म हो जाती थी। Near about 85% of the Russian Empire's population are they living from the agriculture. As like India,
इट वाज आल्सो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और 85% तक जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व थी. दिस proportion was higher than in most European countries. और यूरोप के जितने भी देश थे ये उसमें सबसे ज्यादा हाई थी. राइट डाउन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया अंडर Tsar Nicholas II. Write down the economic condition of Russia under Tsar Nicholas II. If we talk about France and Germany, 40 to 50% पार्ट और जो 40 to 50% जो उनकी प्रोडक्शन थी वो एग्रो बेस्ड थी. लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो 85% शेयर था इसका, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से बहुत ज्यादा था. और दूसरी बात, रशिया वाज अ ग्रेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. रशिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता था. इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स. कई कई जगह पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है वो थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरियाज वर, जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज थे, दीज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इन्हीं दो शहरों से ही हुई थी. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside. Craft workshop network was extended and foreign investment industries increased. Coil production, लगातार जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा था, और स्पेशली जो कॉयल प्रोडक्शन है वो, और जो आयरन प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा था. I think you know Russia is the largest producer of coal. दुनिया में सबसे ज्यादा कॉयल के भंडार जो है वो रशिया के अंदर है. तो ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉयल इंडस्ट्री के ऊपर उसका इफेक्ट आया. कॉयल प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, कॉयल माइंस में प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, और जो आयरन इंडस्ट्री है वो भी लगातार ग्रो कर रही थी, क्योंकि आयरन को स्मेल्टिंग के लिए कोयले की जरूरत होती है. आयरन को जब हम साफ करते हैं उसमें इम्प्योरिटीज होती है, उसको साफ करने के लिए कोयले की जरूरत होती है. कोयला भी भरपूर मात्रा में है और लोहा भी भरपूर मात्रा में है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा था, और बहुत तेजी से मशीनें जो है वो बननी शुरू हो चुकी थी. लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर के ऊपर मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती थी. मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज. ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी. इट मींस दे वर रन बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स. ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे वो आम लोग थे, वो प्राइवेट लोगों के पास थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज. सरकार ने ये देखने के लिए कि वर्कर्स की को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, उनकी मजदूरी उनको प्रॉपर मिल रही है या नहीं, इसके लिए हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी, अधिकारी बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी घपले तो होते थे, करप्शन थी, और जो है राजा तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचती थी. But factory inspectors could not prevent rules being broken to craft units and small workshop. और जो स्मॉल ये जो काम करने वाले लोग थे इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता था, और मजदूरी जो थी वो बहुत ही कम मिलती थी. इट वाज वेरी हार्ड टू सर्वाइव विद दीज वेजेस. उन मजदूरी के साथ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था. वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स. दो तरह के वर्कर्स थे, एक तो स्किल्ड क्राफ्ट पर्संस और दूसरा वो जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे. स्पेशली जो मेटल वर्कर्स थे उनकी डिमांड इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा थी. जो मशीनें बनाने वाले कारीगर थे उनकी डिमांड ज्यादा थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था. तो मशीनों की डिमांड बढ़ रही थी, इसलिए मशीनें बनाने वाले स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड भी ज्यादा थी, और जो हाथ से काम करने वाले जो क्राफ्ट पर्संस थे उनकी डिमांड कम थी. तो जो मशीन से काम कर रहे थे नो डाउट उनकी मजदूरियां भी ज्यादा थी. With their occupations demanded more training and skill, women made up 31% of the factory labor. In 1914 में भी
31% जो है इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाली महिलाएं ही थी। नो डाउट इंडस्ट्रीज में जो मेटल्स का काम करने वाले मजदूर थे उनकी डिमांड ज्यादा थी और फैक्ट्रीज में लगभग 31% जो है वो फीमेल काम करती थी। अगर हम प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो वर्तमान में आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जिसमें 30% जो एम्प्लॉइज है वो फीमेल्स हैं। इट इज अ लार्ज नंबर इन एनी इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, माइनिंग इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्रीज को अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो फीमेल वर्कर्स है इंडिया के अंदर वो आईटी सेक्टर के अंदर है। और 1914 में हम बात कर रहे हैं रशिया की, वहां पर 31% जो है वो महिलाएं थी जो मजदूरों के रूप में काम करती थी। तो आज जो हमारी स्थिति है वो आज से 125 साल पहले रशिया के अंदर थी। तो हाउ दे आर मोर डेवलप्ड देन दिस, तो वो कितनी आगे हैं हमसे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डिस्पाइट डिविजन्स workers unite to strike work when they disagreed with the employers। जब भी वर्कर्स मालिक से डिसएग्री होते थे तो वो हड़ताल कर देते थे और इसी तरह से जब एक मिल वर्कर हड़ताल करते थे तो उसके साथ साथ दूसरी मिल वर्कर्स भी उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाते थे। इन about this strike took place frequently in the textile industry। ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से स्ट्राइक्स होती रहती थी। स्पेशली अगर हम बात करें 96 to 97 तो मेटल इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरह की स्ट्राइक्स की शुरुआत हुई 1902 में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत हो चुकी थी 1896-97 में और मेटल इंडस्ट्री के अंदर ये शुरुआत हुई 1902 में। In the countryside, peasants most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church own large properties. Like workers, deeply religious, but except in a few cases that they had no respect for the nobility। अगर हम फर्स्ट चैप्टर को याद करें तो कॉलोनी और नोबिलिटीज जो थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनके लिए लोगों के मन में रिगार्ड था। लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो फ्यूडल्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए वहां पर कोई रिगार्ड नहीं था। इवन की जो वर्कर्स और पीसेंट्स थे कई बार ऐसा भी था कि वो लैंडलॉर्ड्स को मार भी देते थे गुस्से में। अगर लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट करता था तो वो उनको मार देते थे क्योंकि उन्हें ये पता था, जो वर्कर्स थे, पीसेंट्स थे, उनको पता था कि इन्होंने बटरिंग करके राजा से ये जमीनें सारी हासिल की हैं, इनमें खुद में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो लैंडलॉर्ड्स और फ्यूडल्स का सम्मान नहीं करते थे। Russian peasants were different from other European peasants in another way। रशिया के जो किसान थे वो यूरोप के दूसरे किसानों से अलग थे। कैसे? वहां पर एक सिस्टम था, जैसे कि मान लीजिए किसी गांव के अंदर 500 फैमिलीज रहती हैं और गांव के अंदर अगर 500 एकड़ जमीन है तो इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज। फॉर एग्जांपल, अगर एक साल में 2 फसलें आती हैं तो 250 परिवार एक बार खेती करेंगे और उसका जो प्रोडक्शन होगा वो सब में बराबर बढ़ जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्रॉप विल बी कल्टीवेटेड बाय द सेकंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। जो जो दूसरी फसल है तो नेक्स्ट जो लोग बच गए हैं वो उसको उगाएंगे और इस तरह से ये सर्कल चलता रहता था। यानी कि आपस में जो है वो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, तो उन्हें कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। उनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। वो अपनी हेड को, जो अपना उनका हेड था उसकी बात को रिगार्ड करते थे और ये सिस्टम था उस टाइम पे यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर, कि हाफ पार्ट जो है या जो भी रिसोर्सेज है, जो भी लैंड है गांव की, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी डिफरेंट फैमिलीज के अंदर और वन बाय वन जो है ये इस तरह से सर्कल चलता ही रहता था। एक बार एक ग्रुप, फिर एक बार एक ग्रुप, और जो प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। व्हिच वाज द बेसिक थीम ऑफ सोशलिज्म। कि सोशलिज्म के अंदर भी तो ऐसा ही हम कहते हैं ना कि सारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो सब में बराबर रूप से बढ़ जाएंगे। क्लियर है? कपिल समझ आ गया? नहीं आया तो पूछ सकते हो। क्लियर है? नाउ सोशलिज्म इन रशिया। हाउ सोशलिज्म केम इन रशिया? Some Russian association socialist, all political parties were illegal in 1914 तक रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इलीगल माना जाता था। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को
रजिस्टर्ड नहीं किया गया और राजा के अनुसार अगर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इसी वजह से ये पॉपुलर होने के बावजूद भी इनको कोई जो है वोट नहीं या ये जीत नहीं पाए थे कहीं पर भी। जो ये सोशलिस्ट पार्टीज है ये सरकार गठन नहीं कर पाई थी क्योंकि राजा ने इनको इलीगल डिक्लेयर या गवर्नमेंट ने इनको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था। The Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898. Russian Socialist Workers Party was founded in 1898. 1898 में बनी और who respects the Marx idea. Karl Marx एक जर्मन फिलोसोफर थे। और ये कमाल की बात है कि कभी रशिया नहीं बनी, लेकिन रशिया में जो गवर्नमेंट बनी वो मार्क्स के आइडियाज पर बनी। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए और फ्रेडरिक एंगल के साथ मिलकर उन्होंने एक किताब लिखी और उसके कुछ समय के बाद वो इंग्लैंड चले गए और वहां पर ही वो रहे। कभी रशिया नहीं रहे, लेकिन मार्क्स के आइडियोलॉजी के बेस पर, मार्क्स की विचारधारा के ऊपर रशिया के अंदर सरकार का गठन हुआ। इवन इन इंडिया, हमारे देश में भी मार्क्स के व्यूज को लेकर पार्टीज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत के अंदर है और लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन भी रहा है। ये जो पार्टी है ये फोकस करती है वर्कर्स और जो किसान हैं उनके ऊपर। और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसे साइन देखा होगा आपने, ऐसे सिक्सर बनी हुई होती है और एक कुल्हाड़ी वगैरह इस तरह से साइन बना हुआ होता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। दमयंती सांगवान इस बार इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में खड़ी हुई कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल से। दराती जो सिक्कल हम यूज करते हैं किसान कटाई के लिए, और वर्कर्स जो वेपन यूज करते हैं, उसको मिलाकर मार्क्सवादी पार्टी का साइन बना हुआ, सिंबल बना हुआ है भारत में। Some Russian socialists felt that Russian peasants' customs of dividing land properly made them natural socialists. कुछ रशियन सोशलिस्ट मानते थे कि रशिया के अंदर जो किसान है वो तो वैसे ही सोशलिस्टिक आइडिया को फेवर करते हुए अपने चला रहे हैं अपने सिस्टम को, इसलिए अगर कभी कोई रेवोल्यूशन होता भी है तो फार्मर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी सोशलिस्टिक फॉर्म में चल रहे हैं। ऑलरेडी वो अपने रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रहते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली उसको बांट कर रखते हैं। तो इसलिए अगर कोई रेवोल्यूशन होगा तो वो वर्कर्स ही करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। जब रेवोल्यूशन हुआ तो वर्कर्स एज वेल एज पीजेंट्स ने उसमें इक्वली पार्टिसिपेट किया था। एक ऐसा ही इंसिडेंस था क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और वेजेस बढ़ तो रही थी लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं बढ़ रही थी। फॉर एग्जांपल, जो चीज 20 रुपए किलो थी उस चीज की कीमतें जो है वो 80 रुपए किलो हुई। सरकार ने लोगों की मजदूरी को बढ़ा दिया। एक व्यक्ति जो उस समय में पर मंथ 1000 रुपीज गेन कर रहा था, उसकी सैलरी इंक्रीज होकर 1500 रुपीज कर दी, 500 रुपए बढ़ गए। लेकिन जो चीज 20 रुपए किलो है अगर वो 80 रुपए किलो मिलेगी तो उसको बड़ी इनकम से कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मींस उसकी जो रियल वेज है वो कम हो रही थी। रियल वेज का मतलब जो उसकी बचत है वो नहीं थी और वो केवल बढ़ी हुई मजदूरी से भी अपनी 80% रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर पा रहा था, यानी कि 20% जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी ही नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि मजदूरी इतनी नहीं बढ़ी है जितने चीजों के दाम बढ़ गए हैं। सो हाउ दे विल कम्पीट? नहीं कर सकते ना, क्योंकि नो डाउट सरकार ने कहा कि हमने मजदूरी बढ़ा दिया है, लेकिन मजदूरी के साथ साथ आपने क्या किया है, चीजों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो मिसमैच था और इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा